अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने टीम अनाउंस की है फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड टूर। एक बार फिर आपको बता दें कि ये टीम वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है। बहुत सारे ममालिक ने अपनी वर्ल्ड कप की टीमें अनाउंस कर दी हैं, लेकिन कल ये बात क्लियर हो गई है कि ड्यूरिंग इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 सीरीज़ हमारी वर्ल्ड कप की टीम की अनाउंसमेंट होगी। जो अब कल स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं और सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले कि शाहिद साहब से हम डिटेल में ज़रा एनालिसिस करें इस पर, पहले हम आपको दिखाएं कि सेलेक्टर्स ने कल क्या कहा था और क्या उनका डिसीजन था ये जो टीम सेलेक्ट किया उसके साथ। जी शाहिद साहब, एक ऐसी टीम जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, राइटली सो। एक तो सबसे पहले जिस प्लेयर का नाम बार बार आ रहा है वो है उसामा मीर। आप जब इस सीरीज़ के लिए आप ये कह रहे थे कि जब हम आयरलैंड और इंग्लैंड जाएंगे तो हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो आगे वर्ल्ड कप कैरी ऑन कर सकें, तो जब उसामा मीर को यहाँ नहीं रखा तो इसका मतलब है शायद वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ में जमान खान का ना होना, फॉर सम रीज़न लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं हसन अली पे। मैं इतना हैरान नहीं हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उनका नाम किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। तो ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इस पर आप क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे सवाल जैसे आप कह रहे हैं होते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इस दफ़ा इस सिलेक्शन पैनल की कि वो आते हैं, टीम अनाउंस करते हैं और एक एक प्लेयर के बारे में जवाब देते हैं, अपनी तौजीह पेश करते हैं। यू मे और मे नॉट, यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री विद देम। जवाब तो मैं कुछ भी दे सकता हूं। नहीं, जवाब देते हैं, लेकिन हसन अली इंग्लैंड में तो उनको इसलिए अच्छा खासा सब्सटेंस होता है। ऐसा नहीं है कि हसन अली ने कुछ भी नहीं किया। हसन अली ने अभी PSL में 14 आउट किए हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पर पेस बॉलर्स के हिसाब से वो थे। वो विकेट टेकिंग बॉलर तो है, कहीं ना कहीं विकेट ले जाता है। ये अलबत्ता ज़रूर बात यह है कि वो 22 सितंबर 2022 से T20 का पार्ट नहीं थे, एकदम से आया। और अगर आप बैकअप की बात करते हैं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ का अगर कोई बेस्ट बैकअप बॉलर है तो वो जमान खान है। जमान खान आपने शुरू से उसको आपने एयर मार्क कर रखा है कि नहीं, आपका वो बॉलर है जो T20 क्रिकेट खेलेगा। वनडे में आप उसे लेके गए थे लेकिन आपने उसे वनडे नहीं खिलाया, तो आपका वो T20 का एक्सपर्ट बॉलर है, उसको आपको एज बैकअप अगर रखना था तो उसको रखना चाहिए था। या अगर आप इंग्लैंड और आयरलैंड जा रहे थे जहां कंडीशन सीमिंग होती हैं तो आपको एक सीमिंग ऑलराउंडर चाहिए। आपके पास सीमिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल है जिसकी असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने आसमान तारीफें की। बिल्कुल, यकीनन अजहर महमूद ने जब तारीफ की थी तो यकीनन उन्होंने उसका केस भी पेश किया होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी या बाबर नहीं माने तो आप हसन अली को लेके आए। अगर आपने सीमिंग ऑलराउंडर ही लेना चाहिए था और एक्सपीरियंस आपको चाहिए था, वाई नॉट फ़हीम अशरफ? फिर आप फ़हीम अशरफ को कहते थे कि फ़हीम अशरफ हमारा एक बॉलर है जिसको हम सीमिंग ऑलराउंडर। हर टीम के पास दुनिया की सीमिंग ऑलराउंडर होता है। हमारी एक वाइड टीम है जिसके पास सीमिंग ऑलराउंडर नहीं है। हमारे पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर है, इमाद वसीम और शादाब। अब वो तौजीह ये पेश कर रहे हैं कि शादाब जब लेग स्पिनर मौजूद है थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, तो इसलिए उसामा मीर नहीं है। बहुत से लोग एग्री करेंगे। ये कैसा पॉइंट है आपको? इसलिए कि शादाब बैटिंग भी करता है। व्हाई नॉट रिंकू सिंह इन इंडिया? इसलिए कि रिंकू सिंह सिर्फ बैट्समैन। मेरा जो पॉइंट है ना शाहिद साहब, वो ये है कि जब आप USA और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन देखते हैं ना, वहाँ आपको स्पिनर चाहिए होगा और फिर आपको एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए होगा। शादाब इज अ यूटिलिटी क्रिकेटर। मैं उनकी तो रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इस स्क्वाड में उसामा का होना इसलिए जरूरी है, जब आप T20 ऑप्शन मिलता है। आप T20 की बात कर रहे हैं तो आपके पास T20 में, हाँ, अगर किसी के साथ उसके कंपटीशन बनता था उसामा का तो वो अबरार के साथ बनता है कि अबरार और उसामा मीर। शादाब इसलिए नहीं बनता कि शादाब टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, पिंच हिटिंग भी कर सकता है और एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर भी है, बहुत ही अच्छा फील्डर। शादाब के तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मैच करते हैं, जब आप सिलेक्शन करते हैं कि आप मैच करते हैं कि इसका मुकाबला इससे है, तो आप अबरार को मिस्ट्री स्पिनर कह के आपने उसको प्रमोट किया है। उसामा ने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो आप उन दोनों के बीच में आपको एक को लेना चाहिए था। मेरा वोट यकीनन उसामा मीर को जाता, लेकिन अब ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी में 7 लोग हैं, कप्तान अलग है, उनकी सोच अलग है। अच्छा, मज़े की बात ये सिलेक्शन कमेटी की इसी पैनल के जो कल बैठे हुए थे, इनमें से 2 मेंबर ऐसे हैं कि अगर वो किसी टीवी चैनल पे होते तो इस टीम को उड़ा रख चुके होते। जिसमें मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक तो खुद अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि मैं जब टीवी पे होता हूँ तब कुछ और होता हूँ और जब मैं जॉब होती है तो कुछ और होता है। यूसुफ हो गए तो क्रिटिकल थे बाबर आजम की कप्तानी के, लेकिन उनको जब मानना पड़ा। इसी तरह रज़ाक ने वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया। अब वो वुमेन्स क्रिकेट टीम के सेलेक्टर हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो टेलीविजन पे, मीडिया पे, और दूसरी तरफ आके जब आप मेज़ की दूसरी तरफ होते हैं तो आप दूसरी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस टीम में।
प्रॉब्लम ये हुआ कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 का वर्ल्ड कप सिर्फ 6 महीने का गैप है। हम पिछले साल सारा साल वनडे की तैयारी करते रहे, नवंबर में हमने अक्टूबर नवंबर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, तो हमने उस बीच में T20 इतने नहीं खेले, वरना ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन जो चीज़ें जिसकी अब तारीफें हो रही है हमें 1 साल 1.5 साल पहले डिसाइड कर लेना। खैर वो जो जिस तरह के लाइवली मूड में थे और जो मजाक कर रहे थे सारे सेलेक्टर, वो टीम की सिलेक्शन में भी वो मजाक थोड़ा बहुत नजर आया है। जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप की टीम कब अनाउंस होगी तो उस वक्त क्या कहना था, ये वो भी आपको दिखा देते हैं। हम अनाउंस करें या ना करें लेकिन ये अभी देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी कर देंगे। और मेरा ख्याल है गैरी इंग्लैंड में शायद हमें ज्वाइन करेगा। मतलब बुरा तो नहीं, लाइटर नोट है जी, सब लाइटर नोट पे चल रहा है, सब लाइटर नोट पे कहा। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा ये होता है, 2015 के वर्ल्ड कप से आप लगातार देख लें, प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो होता है उसमें 2 से 3 तब्दीलियां हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इसमें तो बहुत होंगी, हर वर्ल्ड कप में की, और इसमें भी लग रहा है यकीनन के कोई होंगी। लेकिन अच्छा होता है इसलिए कि देखिए पत्थर पे कोई लकीर नहीं है। सही है। अगर पाकिस्तान का पहला मैच 22 को है, दूसरा मैच 25 को है, तीसरा मैच 28 को है, अगर आप तीनों मैच देख लें 28 के बाद आप आईसीसी से कह दें कि जी हम 25 को नहीं दे सकते, आपको 28 को देंगे, तो वो मान जाएंगे, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। ठीक है, 2 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनको अब आपको ले जाना आपकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि आप उनको बहुत बोल के मना के लेकर आए हैं। एक उस्मान खान है, एक मोहम्मद आमिर है। अभी तक मोहम्मद आमिर की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हम पहले मोहम्मद आमिर को जानते थे, हो सकता है विद टाइम वो शो करें। उस्मान खान इस लेवल पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये तो होगा क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई क्रिकेट मोहम्मद आमिर के और उस्मान के स्टेचर में बहुत फर्क है। मोहम्मद आमिर एक रिकॉग्नाइज्ड अक्लेम्ड अच्छा फास्ट बॉलर है, जिसने कैरिबियन प्रीमियर लीग भी 3-4 सीजन खेली है, एक्सपीरियंस भी है, वहाँ की पिचों का भी उसको एक्सपीरियंस है, तो उस्मान और आमिर को ना मिला है। उस्मान अलबत्ता एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर तो इन 3 और 4 ये 7 मैचों में अगर उस्मान खान ने कुछ नहीं किया। कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उसको वो वाली कंडीशन वेस्ट इंडीज और यूएसए की सूट करेंगी। लेकिन बाय द टाइम अगर आपने 15 में उसे रख लिया तो फिर आपको उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस्मान खान को खिलाने का मतलब ये है कि आप फखर को या तो ड्रॉप करेंगे या आप इफ्तिखार को ड्रॉप करेंगे, या आप 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स में से शादाब या इमाद वसीम में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे। तो उस्मान को अगर आपको 11 में लाना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उस्मान 1-2 अच्छी बड़ी इनिंग ना खेले, क्योंकि अगर आप बैकअप विकेट कीपर की बात करते हैं तो उसकी फॉर्म में तो आपके पास आजम खान है, आपको एक और आजम को तो गेम चेंजर भी कहा बाबर ने, और यकीनन वो गेम चेंजर है। एक दफा एक मैच में उसके लग गए तो फिर पीछे नहीं देखेगा। अच्छा, और अब ये जो प्रॉब्लम हुई ना कि आजम वहाँ इंजर्ड भी हो गए इस सीरीज में, वरना और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती देख लेते। लेकिन ये एक चीज़ है, और गैरी कस्टर ने भी ये कहा है कि मैं एक प्लेयर को उस वक्त तक बैक करूंगा, उस वक्त तक चांसेस दूंगा, कंसिस्टेंट चांस दूंगा जब तक मैं ये ना समझ लूं कि मुझे अब एक शिफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो ये प्लेयर, ये फॉरेन कोचेस लंबा चांस देते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 7 मैचेस हैं और अपने 15 डिसाइड करने जी। तो अब वो जो वेलकम टू 178 इंग्लैंड की सीरीज तो होगी मुख्तलिफ, इंग्लैंड की सीरीज तो होगी मुख्तलिफ, आयरलैंड की भी सीरीज मुख्तलिफ होगी। डबलिन ओपन फील्ड है, हवा बहुत चलती है, उनके बॉलर्स को पता है किस तरह गेंद कंट्रोल करनी होती है। मुझे 3 में से एक आध मैच बहुत क्लोज भी लग रहा है, और कहीं अल्लाह ना करे पाकिस्तान उसमें डाउन। क्या कह सकते हैं हम, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद तो मैं इस पे आर्ग्यू नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक। वेलकम टू 178 बड़ा मशहूर हो गया क्रिकइन्फो का, आप क्या कहेंगे इस पे? गैरी कस्टन को वेलकम इस तरह से किया है। अच्छा पीस लिखा उस्मान ने, और वो जाहिर है बड़ा अच्छा राइटर है। 178, अब आप देख लें कि एक मैं स्टैट देख रहा था पाकिस्तान का जो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। सितंबर 2022 का आखिरी मैच था पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान ने 200 क्रॉस किया है। उसके बाद से 38 मैचेस हो गए पाकिस्तान ने 200 क्रॉस नहीं किया। दुनिया की टीमें आप देखें, इंडिया ने 32 दफ़ा ओवरऑल T20 क्रिकेट में 200 प्लस स्कोर किया है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने 22 टाइम्स ईच किया है। न्यूजीलैंड ने 21 टाइम्स किया है। पाकिस्तान ने कितना 11। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो अब ये चीज़ें चेंज होंगी। ये इसलिए पाकिस्तान को सूट कर रहा था 2022 से 2021 से पहले कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अच्छी थी। हम जब भी 170, 160, 180 बनाते थे, हमारी बॉलिंग लाइन हमें बचा के हमें मैच जितवा देती थी। तो हमने कोशिश भी नहीं की। कप्तान को भी पार स्कोर 180 लगता है, कभी भी पार स्कोर उसने 200 या 220 या 230 नहीं कहा किसी भी जगह पे। हम अपनी बॉलिंग से बहुत सारी बैटिंग की खामियां छुपा लेते थे, अब वो बॉलिंग भी वैसी नहीं हो पा रही है। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट।
Glad to have you back once again to Sports Room। और नाजरीन, अभी पिछले दिनों हमने कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को एक टास्क दिया कि वो अपनी वर्ल्ड कप की टीम बनाएं और उस पर हमें बताएं कि उनकी टीम में क्यों उन्होंने किसको पिक किया है। तो उस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई है कि किसकी टीम में कौन है और क्या वजह है। जी हाँ, तो ये सबकी टीमें और सब ये समझते हैं कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। अभी तक हम तो ये फैसला नहीं कर पाए और बहुत सारी कन्फ्यूजन है शायद साहब। देखिए, ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है पाकिस्तान में स्पेशली इंटरटेनमेंट नंबर 1 है। और भी इंटरटेनमेंट है लेकिन क्रिकेट सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है। और हर आदमी को, जाहिर क्रिकेटर्स की तो अपनी एक राय होती है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस भी होता है, इनसाइट भी होती है उनकी। लेकिन हर फैन, आप देख लें, आप कहीं पे भी जाएं, वो बता रहा होगा कि इसको टीम में होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो बहुत से आम लोग भी कर रहे हैं और क्रिकेटर्स तो जाहिर है करते ही हैं, उनकी अपनी एक राय होती है। सब ने अपनी अपनी राय दी है। अगर बासित ये कह रहा है, बासित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक तरह से कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। टीमें कोशिश करेंगी। एक दफ़ा लॉर्डर हिल में बहुत बड़ा लंबा स्कोर हुआ था, केएल राहुल ने इंडिया का 100 किया था और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इवन लुइस ने 100 किया था, वो 200 प्लस गया था। कम होते हैं 200 प्लस वहाँ स्कोर। लेकिन अब जिस तरह T20 क्रिकेट बनी है, आज ही रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि अब पूरी जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, उनमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी बैटिंग की, वो T20 क्रिकेट डिसाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज में हमारे साथ थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात की। फ़िलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।